हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से लूप इंडक्शन सिस्टम के बारे में जानकारी साझा करूंगा। लूप इंडक्शन सिस्टम क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइस का एक पार्ट है और मेरे द्वारा पूर्व में हार्डवेयर सिस्टम, क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइस, हियरिंग एड और हियरिंग एड के पार्ट्स पर वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से हियरिंग एड के पार्ट्स, हियरिंग एड के बारे में, क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइस के बारे में और हार्डवेयर सिस्टम के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं लूप इंडक्शन सिस्टम क्या है। तो लूप इंडक्शन सिस्टम विस्तारण प्रणाली उच्च गुणवत्ता विस्तारणों को प्राप्त करने के साथ साथ कक्षा में छात्र और शिक्षक की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में ये बात बताया गया था कि हार्डवेयर सिस्टम में एक लिमिटेशन होता है कि शिक्षक और छात्र क्लासरूम में जो है मोबिलिटी नहीं कर सकते हैं। उस हियरिंग एड को लगाकर सिर्फ अपने स्थान पर बैठकर ही उस हियरिंग एड का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जो है लूप इंडक्शन सिस्टम प्रणाली को जो है विकसित किया गया, जहाँ पर शिक्षक और छात्र की जो गतिशीलता है, जो मोबिलिटी है, उस मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है इसको बनाया गया। अब ये कार्य कैसे करता है लूप इंडक्शन सिस्टम? तो ये जो है क्लासरूम है, क्लासरूम में आपको जो है एक यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर लगाया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लूप लगाया गया है यहाँ पर, और ये जो है एम्पलीफायर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये वायर है, इस वायर में जो है अब यहाँ बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ बच्चा जो है बच्चे बैठे हुए हैं और सभी बच्चे अपने अपना श्रवण यंत्र यहाँ पर लगाकर बैठते हैं। अब ये काम कैसे करता है कि अब इन बच्चों के जो श्रवण यंत्र है, उस श्रवण यंत्र में जो है टी और एम टी जो इस प्रकार का विकल्प श्रवण यंत्र में होता है, जो कि जब भी वो लूप इंडक्शन सिस्टम का अगर उनको लाभ उठाना है या प्रयोग करना है तो सभी बच्चों को टी और एम टी जो आपका हियरिंग एड में विकल्प है, उस पोजीशन पर इस हियरिंग एड को जो है आपको स्थापित करना होगा। अब जब वो टी और एम टी पोजीशन पर जैसे ही बच्चा अपने श्रवण यंत्र को बटन को रखता है, तो अब जो उसके आपका जो माइक्रो आप कह सकते हैं फ़ोन का जो आउटपुट है या इनपुट है, वो जो है कट आउट हो जाता है। मतलब कि जो वातावरण में जो उपस्थित ध्वनि है, जो उसका माइक होता है, माइक जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड को जो है वो कैच करता है और विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो उसमें माइक है, वो माइक का कार्य वहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब जो है आपका ये टी और एम टी जो है, जिसको हम टेलीकॉइल कहते हैं, ये टेलीकॉइल जो है आपका ये काम करने लगता है। तो अब जब जैसे ही यहाँ पर शिक्षक के द्वारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शिक्षक है, शिक्षक जो है अब यहाँ पर हैं और शिक्षक के पास ये माइक है। जैसे ही वो माइक के माध्यम से वो बोलेंगे तो माइक का कार्य जो है आपका साउंड एनर्जी को कैच करना और उसे विद्युतीय एनर्जी में परिवर्तित करना। तो जैसे ही ये माइक विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए एम्पलीफायर में भेजेगा, तो अब यहाँ पर जो है ये एनर्जी जो एम्पलीफायर में जाने के बाद अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपका वेव में परिवर्तित हो जाएगी और ये वायर के माध्यम से यहाँ चला जाएगा और वायर के माध्यम से अब इसे आकाशमंडल में इस तरीके से क्लासरूम में ऐसे छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर छोड़ा गया, तो बच्चे का जो हियरिंग एड है उसमें टेलीकॉइल है। अब वो टेलीकॉइल क्या करता है, जिसको हम इंडक्शन कॉइल बोलते हैं, वो इंडक्शन कॉइल जो है अब उसकी ये आपका मैग्नेटिक वेव को जो है वो कैच करता है और कैच करने के बाद इंडक्शन कॉइल क्या करता है कि उसे विद्युतीय रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, अब वो विद्युतीय रूप में परिवर्तित होने के बाद वो बच्चे के श्रवण यंत्र में जो एम्पलीफायर होता है। ठीक, अब वो एम्पलीफायर क्या करता है, उसको एम्पलीफाइड कर देता है और फिर वो वायर के माध्यम से वो उसके हियरिंग एड में ऐसी व्यवस्था होती है कि वो रिसीवर होता है
अब वो एम्पलीफाइड की हुई एनर्जी जो आपकी विद्युतीय ऊर्जा को रिसीवर जो क्या करता है साउंड एनर्जी में या आप ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर देता है और बच्चा उसे सुन लेता है। तो यहाँ दो प्रकार के एम्पलीफायर होता है, एक तो आपके यहाँ पर एम्पलीफायर है, ठीक, और एक बच्चे का जो श्रवण यंत्र है उसमें एम्पलीफायर है, ठीक। तो अब ये दोनों जगह एम्पलीफाइड किया जा रहा है, यहाँ भी एम्पलीफायर किया जा रहा है और यहाँ भी एम्पलीफायर, बच्चे के भी श्रवण यंत्र में एम्पलीफायर किया जा रहा है। लेकिन बस इसमें अंतर ये है कि जैसे ही टीचर के द्वारा माइक से जो है माइक के द्वारा बोला गया तो माइक का जो काम किया वो अपना विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करके एम्पलीफायर में भेज दिया। अब एम्पलीफायर के माध्यम से यहाँ से जो है एम्पलीफाइड की हुई वायर के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका ये वायर है ये इसमें जो है फैल जाता है और यहाँ से ये इस तरीके से तरंग ये उत्पन्न होता है। और यहाँ पर बच्चे का जो टी पोजीशन पर होता है टेलीक्वाइल, वो क्या करता है कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैच कर लेता है और फिर उसे फिल्टर करके विद्युतीय रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर वो विद्युतीय रूप बच्चे के श्रवण यंत्र में जाता है और उसे जो है एम्पलीफायर में जो एम्पलीफाइड करके पुनः उसे रिसीवर के पास भेज देता है, फिर रिसीवर आपको साउंड एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से बच्चा वो ध्वनि को सुन लेता है। अब इसका लाभ ये है कि ये जो है यहाँ पर ये मोबिलिटी, एक बच्चे की जो मोबिलिटी है वो यहाँ पर होती है, क्योंकि हर एक बच्चा अपना अपना श्रवण यंत्र लगाया होता है। हार्डवेयर सिस्टम जैसे यहाँ पर ये टेबल पर फिक्स नहीं होता है, तो बच्चे और शिक्षक की यहाँ पर मोबिलिटी होती है। तो अगर हम इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षक और छात्र की गतिशीलता, मोबिलिटी जो है वो संभव होता है, ठीक। और इस प्रणाली में आवाज़ का जो संकेतक का अनुपात है वो अच्छा होता है, ठीक। ऐसा माना जाता है कि इसमें बच्चे की जो सुनने का जो आवाज़ की जो अनुपात है वो अच्छा होता है। उसके बाद जो है इसमें बच्चा जो है अपना अपना श्रवण यंत्र का जो है प्रयोग कर सकता है, क्योंकि जो श्रवण यंत्र है बच्चे का अपने हियरिंग लॉस के अनुसार, हियरिंग जो है उसकी लेवल है उसके अनुसार वो हियरिंग एड होता है, तो इसलिए वो सुनने में उसको बेटर जो है हेल्प करेगा। उसके बाद अगर इसका देखा जाए तो आपका नेक्स्ट अगर इसका एडवांटेज देखें तो ये जो है ये विस्तारक, अन्य विस्तारक की जो प्रणाली है उससे ये कम खर्चीला है। तो इस तरीके से ये आपका एडवांटेज है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इसके लिमिटेशंस की अगर हम बात करें लूप इंडक्शन की, तो सबसे पहले तो ये स्पाइल ओवर होता है, ठीक। अब स्पाइल ओवर क्या है कि अब जैसे मान लीजिए एक जो है कंटिन्यूटी के साथ मान लीजिए एक क्लासरूम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्लासरूम है, ठीक, और इसी के बगल में एक और यहाँ क्लासरूम है, ठीक, और एक इधर एक और क्लासरूम, ये 3 क्लासरूम हो गए। तो अब क्या होता है कि किसी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लूप इंडक्शन लगा दिए तो ये वाले में, इसमें और इधर में हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है ध्वनि जो है, जो भी इस क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है उसका ध्वनि जो उसके बगल वाले क्लासरूम में जा सकता है और इधर वाले क्लासरूम में जा सकता है। तो एक तो ऐसा है। दूसरा एक और भी इसका एडवांटेज, हम डिसएडवांटेज देखें तो इसमें क्या है कि जो है जब ये क्लासरूम में बालक यहाँ बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे जो बालक बैठा हुआ है, ठीक, इस तरीके से जब इसमें तरंग छोड़ता है तो इस तरीके से ये जो है इस तरीके से ये बना लेता है। तो जो ये कोने में जो इधर एरिया में जो बच्चा बैठेगा वहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा सा वीक पड़ेगी। तो इसीलिए जो है ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि जो है कक्षाओं के जो यहाँ पर जो मैंने बताया वहीं सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि एक क्लास में रह गया तो दूसरी क्लास में हम उसको नहीं लगा सकते, एक क्लासरूम को छोड़ के हम लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्लासरूम की बात करें तो यहाँ पर चौकोर क्लासरूम हम यहाँ पर नहीं हमें बनाना होगा। अगर स्पाइल ओवर को अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो ये 5 कोण वाला, जो 5 एंगल वाला जो है आपका क्लासरूम तैयार करना होगा, जिससे कि ये कॉर्नर ख़त्म हो जाएगा और स्पाइल ओवर कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक चीज़ें हैं और इस तरीके के क्लासरूम बनाना संभव नहीं है। पहले के कुछ विद्यालयों में या पहले के कुछ ऐसे जगह है स्टेट में देखा गया है कि वो 5 एंगल वाले जो है वो क्लासरूम बनाए गए थे, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब जो है इस तरीके का नहीं है और ये अभी लूप इंडक्शन सिस्टम को बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके जो है
ये डिसएडवांटेज था आपका लूप इंडक्शन सिस्टम का। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लूप इंडक्शन प्रणाली को हमने देखा, हम लोगों ने इसके जो है डायग्राम को देखा। इस तरीके से ये डायग्राम बनता है और अक्सर एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए जो है लूप इंडक्शन सिस्टम को बताइए। तो आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और इसके जो भी हमने कार्य बताया आपको इस तरीके से कार्य बताना होगा। फिर इसके बाद एडवांटेज इसका लिखना होगा और इसका लिमिटेशंस बताना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी लूप इंडक्शन सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।